हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पता है टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल संसाधन। कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल का यहाँ पर जो है चैप्टर जल संसाधन। और देखा जाए तो इसी के अंतर्गत, जल संसाधन के अंतर्गत हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्वेश्चन से समझ में आपको आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्या वो वर्षा का पानी है, या सतही अफवाह है, या भूजल है, या उपयोग सभी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। देखिए हिंदी में करोगे तो थोड़ा सा हिंदी में होता है कि शुद्ध हिंदी होती है, जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपना आंसर देखिए और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप करिएगा तो काफ़ी सही रहेगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी ताजे पानी का स्रोत है। देखिए वर्षा का जल जो होता तो प्योर है, लेकिन धरती पे आते ही वो अनप्योर हो जाता है, क्योंकि धरती पर जब मिट्टी से मिलता है तो अनप्योर हो जाता है। सतही अफवाह जो होती है वो भी एक तरह का जो है अनप्योर जल है। तो ए और बी तो हो नहीं सकता। जब ए और बी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उपयोग सभी का मतलब हो कि सारे सही होना चाहिए था। तो ए और बी के रिजेक्ट होते यानी एक भी रिजेक्ट हो गया, पहला अगर रिजेक्ट हो गया तो मान लीजिए ए और डी तो रिजेक्ट ऑटोमेटिक हो गई थी। लेकिन बी जो है सतही अफवाह ये भी नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर जो आता है क्लियर होके वो है सी, भूजल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है, तो सी भूजल है। क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और सभी जगह जो है भूजल ही उपयोग किया जाता है। धरती से जो है पानी निकाली जाती है नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। तो बहुत सी सुविधाएं जिनके द्वारा पानी हम धरती से निकालते हैं, जो कि ताजे पानी के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर वर्षा जल संग्रह का अभ्यास किया गया था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर यानी फ्लोर पर
वर्षा जल संचलन करने का अभ्यास किया गया था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले आंसर अपना चूज़ कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इसे आपकी नॉलेज की परख हो जाती है। आपने चुन लिया होगा तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि किस राज्य में छत पर वर्षा जल संचलन का अभ्यास किया गया था। यानी होती नहीं, सिर्फ अभ्यास की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है, समझ के लिए है। देखिए, पश्चिम बंगाल में वर्षा की जल की संग्रह करने की ज़रूरत तो है नहीं, और हरियाणा में भी वर्षा का जल संग्रह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी अपना एक नदी बहती है, यमुना नदी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हरियाणा वालों को पानी मिल जाता है। और पंजाब तो आपको पता ही है कि 5 नदियों का समूह कहा जाता है, तभी इसका नाम पंजाब पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम जनरली अगर एलिमिनेट करें तो हरियाणा तो एलिमिनेट हो जाता है, पंजाब भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत पर वर्षा संग्रह करने का तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अपनी एक नदी है जो पूरे साल जो है बहती रहती है। और पश्चिम बंगाल में भी आपको पता है गंगा जो पश्चिम बंगाल से ही होते हुए जाती है, तो यहाँ पर भी पानी संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर क्लियर है कि आंसर सी है राजस्थान। यानी राजस्थान में छत पर जो है वर्षा के जल जो है इकट्ठा करने की प्रावधान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है, सिर्फ समझना जरूरी है और उसके आगे लेके चलना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर तेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो झट से आंसर दे दीजिएगा, नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन में रहिएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि किस नदी पर तेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। क्या ए भागीरथी पर, बी यमुना पर, सी कोसी पर, या सतलुज पे। अब देखिए, जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से आंसर दे देंगे, तो आप अपना नोट कर लीजिए आंसर कि इनमें से कौन सा सही है, जो काफ़ी आपके लिए जो नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तभी मैं यहाँ पर आंसर शो नहीं करता हूँ कि आप पहले ही पता कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप अपना नॉलेज भी लगा सकते हो। अब चलिए, आपने अपना नोट कर लिया होगा। लेकिन निम्नलिखित किस नदी पर डेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हमने जितना जाना है भागीरथी पर तो है नहीं, और यमुना पर भी नहीं है। कोसी नदी तो आपको पता कि बिहार के साइड बहता है, जो कि बंगाल साइड से निकलता है, यानी नेपाल उपाल के साइड से जो है इसकी नदी की प्रभाव रहती है। तो यहाँ पर टेहरी बांध बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखा जाए तो ए और बी, सी जो है एलिमिनेट है, यानी इसका आंसर ए बी सी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर डी है। सतलज पर जो है टेहरी बांध का निर्माण किया जाता है, और ये कई जगह पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखिए, कंपटीशन की तैयारी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 10वीं बेस से उठाया जाता है। 10वीं 12वीं के MCQ से ही उठाए जाते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद ही बच्चे को जो है सरकारी जॉब या किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो ये सारे 10वीं और 12वीं बेस ही होता है, मैक्सिमम 10वीं ही रहता है। और हम तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं। अगर हम सिलेबस के अंतर्गत अगर अपने NCERT को ही फॉलो कर लेना, तो आप कोई भी कंपटीशन को जो है क्रैक कर सकते हो। तो ये ज़रूरी भी है, ये उन बच्चों के लिए भी जो ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेहरी बांध जो है सतलुज नदी पर बनाई जा रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन अब क्या आता है हमारे समक्ष। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन भी आ गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ये देखिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, और ये करने से ही आपको आएगा कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना, जल विद्युत से हमें कितना विद्युत प्राप्त होती है। यानी जल से जो विद्युत बनती है, जैसे आपको पता है कि भाखड़ा बांध जो है जल में जो है इसी के उपयोग के लिए बनाया गया है, बिजली उत्पादन के लिए। ऐसे ही बहुत से बांध हैं जो बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल भी एक स्रोत है जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, तापीय ऊर्जा के बारे में भी जानते हो, ये भी विद्युत उत्पन्न करने का एक साधन है। लेकिन हमारे समक्ष पूछा है कि विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान हमारे लिए कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है 52% है, बी 42% है, सी
32% और डी 22%। देखिए एक बात तो यहाँ क्लियर है, 52% तो हो नहीं सकता, 52% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50% हमें जल से तो नहीं मिलती है। ये तो मैं कन्फर्म और 100% कह सकता हूँ, क्योंकि अगर जल से हमें मिलती तो कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती विद्युत उत्पन्न करने के लिए, और मैक्सिमम विद्युत उत्पादन जो होती है कोयला से ही हो रही है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पर ए और बी को एलिमिनेट करता हूँ कि 42% भी नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीकी मामला है। तो आपका जो है ए और बी मैं पहले एलिमिनेट कर दिया हूँ। अब देखिए आप लगाइए, दो ऑप्शन है सी और डी, इसमें से आंसर क्या हो सकता है। अब तो आसान है, करिए, अपना कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, बाद में आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही गया कितना गलत गया। तो आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। तो देखिए विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था 50% तो है नहीं, 42% भी नहीं है। द्वंद्व हमारा सिर्फ दो ऑप्शन में रह गया था, सी 32 और डी 22 में। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को कलेक्ट किया है उनका आंसर सही है, बाकी जिन्होंने सी को चूज़ किया था वो गलत है। हमारे जो है 22% कुल विद्युत उत्पादन जो है जल से हमें प्राप्त होती है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो आप इसको डी पे जो है क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है बांस ड्रिप, बांस से ड्रिपिंग होती है, पानी के बूंदे छिड़काई जाती है, सिंचाई की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ये प्रचलित है। देखिए आपको पता होगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये थोड़ा सा ना पानी की कमी के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप राजस्थान को ही क्लिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको शायद इस वजह से ये लग रहा होगा कि बांस के ड्रिपिंग यानी पानी की कमी के कारण जो है राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित तो किस राज्य में प्रचलित है। तो मैं राजस्थान को तो पहले ही मना कर चुका हूँ कि राजस्थान को मत सोचिए, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत चला जाएगा। आपके पास अब 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आप सोच लीजिए, आप 3 ऑप्शन जो यहाँ पर 53 ने बना दिया है, आप 3 में से देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, जो सही रहेगा बाद में आप सोचिएगा कितना हुआ, और अगर अच्छे बच्चे हो तो आप अपने आंसर जितने आपने टिक किया होगा उसको आप कमेंट भी बता सकते हो कि 25 में से मेरे कितने सही गए हैं कितने गलत गए, क्योंकि ये तो दिलचस्पी की बात है दोस्तों, अपना इंटरेस्ट दिखाने की बात है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, आप भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो खुशी मिलती है। चलिए, कोई बच्चा ने तो अपना इंटरेस्ट दिखाया ना, मुझे मैसेज किया, मुझे बताया कि मैंने इतने सही आंसर गए, तो चलो खुशी होती है। तो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई। चलिए, अब बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित किस राज्य में। बांस ड्रिपिंग का मतलब होता है कि पानी के बूंदे बूंदे जो होता है पौधों पर गिराई जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को मिला है, इसलिए मैं राजस्थान को जो है पहले ही एलिमिनेट कहा कर दीजिए। ठीक है, अब सोचिएगा कि ये कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में या मेघालय में है। अब सोचिएगा मेघालय, मेघालय तो वर्षा का राज्य माना जाता है, वर्षा का देश माना जाता है, तो मेघालय में तो होना ही संभव ही नहीं है। अपनी सोच है भाई, सब सोच सकते हैं। अगर आप डी सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश में ऐसा होती है बांस ड्रिपिंग सिंचाई, तो ये गलत होगा, आपका बिल्कुल ही गलत होगा। क्या आप सोच रहे हो कर्नाटक की बात, कि अगर मध्य प्रदेश अगर एलिमिनेट हो गया तो कर्नाटक होगा, तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, यानी सी तो है ही नहीं इसका आंसर, इसका मतलब मेघालय। अब बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि मेघालय वर्षा का राज्य माना जाता है, चेरापूंजी मेघालय में ही आता है जहाँ काफ़ी वर्षा होती है। अब यहाँ पर जो बांस ड्रिप सिंचाई करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन देखा जाए तो मेघालय में ही की जाती है, बांस ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय में की जाती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन यहाँ पर बना देता है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है, जो सोचिएगा वो होता नहीं है, जो होगा वो सोचिएगा नहीं। अब कहाँ से आप सोच सकिएगा कि मेघालय तो पहले ही वर्षा का राज्य है, यहाँ पर पानी कमी कहाँ से होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कृषि करने के लिए जो है अपनी अपनी तकनीक होती है, चाहे अधिक वर्षा हो या कम वर्षा हो, यहाँ बांस ड्रिपिंग सिंचाई जो है उपयोग की जाती है मेघालय में। तो जिन बच्चों ने बी लगाया ऑप्शन, उनका सही है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है आपके समक्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना को
टाँका के नाम से जाना जाता है। आखिर टाँका कहते किसको है? ये कोई संरचना है, कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम टाँका कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। आप आंसर तो दे तो उल्टा पुल्टा लगा देते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ लोगे ना तो आपका जो है आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। और यह क्वेश्चन क्लियर है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है किस रचना को टाँका के नाम से जाना जाता है। यानी इनमें ऑप्शन में छुपा हुआ है कि टाँका किसे कहते हैं। क्या ए पीने के उद्देश्य छतों से संग्रहित वर्षा जल के भंडार के लिए भूमिगत टैंक को हम कहते हैं, या बी वर्षा जल भंडारण के लिए छतों पर टैंकों का निर्माण के लिए हम करते हैं। अब देखिए, वर्षा जल भंडारण के लिए छतों पर टैंकों का निर्माण। अब देखिए, कोई बच्चा अगर ढंग से इसको पढ़ेगा ना तो इसको ऑटोमेटिक एक दिमाग में बात स्ट्रक करेगा कि अगर छतों पर हमें पता है कि छत पे ही टैंक होता है, लेकिन पूरे छत का पानी टैंक में, इतने ऊंचे टैंक में हम डाल कैसे सकते हैं? देखिए, समझ वाली बात है ना। तो चलिए, समझ गए हो तो बी को एलिमिनेट पहले ही कर दो। अब सी देखिए, वर्षा जल के संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण। चलिए, ये हो सकता है कि कृषि क्षेत्र जहाँ होंगे वहाँ हम टैंकों का निर्माण करें और सारे पानी को इकट्ठा करें। डी बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंकों का निर्माण। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? बाढ़ में इतने पानी होते हैं, उनको संग्रह करने की क्या ज़रूरत है? बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंक का निर्माण करते हो। पानी, अब तो पता ही होगा बाढ़ कितनी भयंकर होती है। शहर के शहर, गांव के गांव, कस्बा कस्बा नष्ट कर देती है। तो उसको हमें संग्रह करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए, ऑप्शन से ही पता लग जाता है कि भाई ये गलत बिल्कुल ही है। तो देखिए, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी 53% ने रिजेक्ट कर दिया, बी और डी। अब द्वंद्व रह गया ए और सी में। ए और सी में जो सबसे बेस्ट होगा वो आंसर होगा। चलिए, अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, आपको इतना आसान कर दिया गया है। नोट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम द्वंद्व करते हैं ए और सी में कि आखिर क्यों। आपको ऑलरेडी मैंने ए कहते हैं किसको हमने एलिमिनेट किया था, बी, और डी को किया था ना, क्योंकि हम छतों पर टैंक तो निर्माण करके हम भंडारण कर नहीं सकते, बाढ़ के पानी संग्रहित करने की जरूरत नहीं है। तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बात यहाँ समझने के लिए रह गया ए और सी। देखिए, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण, अगर आपने इसका सही आंसर बोला है, सी लगाया है, तो आपने बिल्कुल ही गलत लगाया है। क्यों? क्योंकि देखिए, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण, हम कृषि क्षेत्र में चलो टैंकों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। जहाँ खेती होता है टैंक बना दिया, अंडरग्राउंड बना दिया। तो पानी के साथ तो मिट्टी मिट्टी भर जाएंगे, लेकिन उतना पानी से होगा क्या? होगा, कृषि आपका हो जाएगा पूरा पूरा। छोटे मोटे कृषि के लिए तो हो सकता है, लेकिन कृषि का मतलब होता है काफ़ी एरिया। तो आपका सी आंसर हो कैसे सकता है? तो आप आंसर पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर ए है, पीने के उद्देश्य से छतों से संग्रहित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक। तो भूमिगत एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर है ए। आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है आपके समक्ष, और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लिए पक्ष में तर्क नहीं है? क्वेश्चनों को समझना जरूरी है। यहाँ पर बोला है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं को पक्ष में तर्क सही नहीं है। यहाँ है नहीं बोला है, तर्क नहीं है, यानी गलत की तरफ इशारा कर रहा है हमारे लिए। चलिए, ऑप्शन पर भी एक नज़र डाल लें। ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी कमी से पीड़ित है। चलिए, बात तो सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जहाँ पर कमी है, ये तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बहुउद्देशीय परियोजना जल प्रवाह की विनियम करके बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करती है। देखिए, परियोजना बनाई जाती है, कई परियोजनाएं बनाई जाती है जो बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने में भी मदद करती है। तो ये बात भी सही है, यानी इसका बी भी बहुत अच्छा है, ऑप्शन बनाया है एग्जामिनर ने। अब सी देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमानों पर विस्थापन होता है और आजीविका का नुकसान भी होता है। देखिए, ये बात भी सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना के
से बड़े पैमाने पर विस्थापन होती है लोगों की। चलिए अगर परियोजना बनाते हो, मान लीजिए नदियों का निर्माण करते हो किसी क्षेत्र में, तो उसके समक्ष आने वाले सारे आवास This खेत सब topic बर्बाद हो was जाते हैं till this. और इससे We will आजीविका का भी do नुकसान their होता है। next तो ये topic बात in तो the सही next है, part. हम इसको If गलत you नहीं मान सकते। like it, then please ये बहुत like, अच्छी share, परियोजना हमारे subscribe, उद्योग and और share हमारे the घरों के video लिए as a बिजली पैदा much करती है। बात as a बिल्कुल possible. सही है, Do not लेकिन ये तो things नहीं बोला इसमें subscribe कि and ये save in परियोजना your जो है mobile. बिजली Thank उत्पादन you. करने के लिए यूज की जा रही है। तो इसको हम कैसे मान लें? बिजली हमें पता है बहु उद्देश्य नदी परियोजना जो होती है, कई कई नदी की बात किया गया है, तो कहीं कहीं बिजली उत्पादन की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे घरों में उद्योग और हमारे लिए बिजली पैदा करती है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सब बच्चों के लिए टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर है सब चीज़ों के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना लगाई जाती है। फिर भी आप अपना दिमाग से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोच के अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, बाद में मुझे बताना है कमेंट करके कि आपका कितना आंसर सही गया और कितना गलत गया। कुछ मेहनत का मुझे भी तो आप फल दीजिएगा, कि कमेंट कीजिएगा तो पता तो लगे कि आपका जो है 25 में से कितने क्वेश्चन जो है सही गए। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर चलिए 7 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इस 7 क्वेश्चन में से आप जरूर कमेंट कीजिएगा 7 क्वेश्चन में कितना सही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने लगा ही लिया This होगा, topic हम देखते was हैं क्या till हो सकता है। this. We will be do देखिए यहाँ their पर next topic in क्वेश्चन the तो next आपको part. समझना था If you like it, then निम्नलिखित में से please कौन सा like, share, कथन subscribe, and share the बहुउद्देशीय video नदी as परियोजना a के much पक्ष में as a तर्क possible. नहीं है। Do not things यानी तर्क है subscribe नहीं। and save in your हम यहाँ नहीं mobile. की बात कर Thank रहे you. हैं, जो नहीं है। क्या बहु परियोजना, देखिए अब अगर ये बात अगर आपने समझ लिया होता ना, तो आंसर आपका करेक्ट दिमाग में आ गया होता। ये बहु नदी परियोजना जो है लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, इसलिए आंसर नहीं है, उसके उल्टा है, इसका उल्टा है। परियोजनाओं के पक्ष में तर्क नहीं है, जो सही नहीं है उसको चुनना है आपने। तो हमने तो सारे ऑप्शनों की बात किया, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी कमी से पीड़ित होती है, ये बात तो सही है, ये करेक्ट है। लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। बहुउद्देशीय परियोजना जल प्रवाह की विनियमन करके बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है। अब देखिए नियंत्रित करती है, ये तो बात सही है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। अब बहुउद्देशीय परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होती है और आजीविका का नुकसान होती है। अब देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम डी देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और हमारे घरों के लिए बिजली पैदा करती है, ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जो दिख रही है वो सी है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जा रही है। बहुउद्देशीय परियोजना से बड़े पैमानों पर विस्थापन होती है। चलिए बड़े पैमाने पर विस्थापन तो नहीं होगी, कुछ हद तक होगी, ये बात सच्चाई है। और आजीविका का नुकसान होगी, लेकिन इतना अधिक नहीं होगी कि लोगों को सब मुसीबत ही आ जाए, क्योंकि परियोजनाएं बनाई जाती है अच्छे के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो इसका आंसर सी है। देखिए दोस्तों, आपको चूज़ करना है, छांटना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चनों को समझना भी जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है, जो सही नहीं है उसको चुनना था हमने। ठीक है, सही वाले को नहीं चुनना था, गलत वाले को चुनना था। तो यहाँ तो सारी बातें सही थी, सिर्फ सी में जो थी कुछ गलतियाँ थी। बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं होना और आजीविका का इतना अधिक नहीं नुकसान होता जितना नुकसान की बात कर रहा है ये। तो यहाँ क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी दिलचस्प था। आगे का क्वेश्चन जो होगा और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और तिरपान स्टडी सेंटर इसी बात को आगे लेकर चलता है कि केयर ही शेयर होना चाहिए और शेयर ही केयर होना चाहिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है, इससे जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको ये MCQ मिल जाएगा, वो भी समझ लेंगे और कुछ हद तक उनका पेपर के लिए तैयारी भी सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ये करिएगा ज़रूर। और कितना आंसर 7 में से आपका गया सही, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब करोगे तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा।
ठीक है। और नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको जो डाली जा रही है वीडियो आपके लिए, वो आपको पता समय रहते चल जाता है, तो ये महत्वपूर्ण रहता है। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान हिस्ट्री सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो ये तो सोने पे सुहागा है, तो इसको सोचना ही नहीं है दोस्तों, समझना भी अधिक नहीं है। जो है फटाक से जो है इसका सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है रेड, उसको दबाना है और त्रिपान हिस्ट्री सेंटर के साथ जुड़ जाना है।